जो वोल्टेज है वो फिक्स है, मतलब 50 वोल्ट का है। तो यहाँ पर बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द एल सी कॉम्बिनेशन विल बी, मतलब इस तरह से हमारे पास है, पहले एल लगा है सर्किट में, ठीक है, फिर क्या लगा है, सी लगा है, एंड देन फाइनली आर लगा है, मतलब एल सी एंड आर इस तरह से हमारे पास सीरीज में तीनों कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है। लेट से ये सोर्स है, एसी सोर्स है इस तरह से, ठीक है, ये स्विच है एस, और ये एसी सोर्स है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसके इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, कितना है, वी ए बी, और ये है वी बी सी, ये है वी सी डी, ठीक है। और तो हमें ये बता रहा है कि ये तीनों इक्वल हैं आपस में, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ इस पॉइंट पर ए बी के बीच में जितना है, बी सी के बीच में जितना, और सी डी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 50 वोल्ट का है। ये सभी इक्वल हैं किसके, 50 वोल्ट के। सो यहाँ पर बोल रहा है द वोल्टेज अक्रॉस द एल सी कंपोनेंट, एल सी कॉम्बिनेशन, मतलब एल और सी के बीच में, मतलब वी ए सी जो होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो फेज डिफरेंस है यहाँ कब ऐसा तब होगा इन दोनों के बीच में, जो 50 वोल्ट बोल रहा है, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस तभी होगा जब हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई इक्वल्स टू कितना होगा, पाई होगा, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री जब होगा तो जो एल सी होगा, जो नेट डिफरेंस आएगा वोल्टेज में अक्रॉस एल सी के लिए, वो क्या हो जाएगा, एल सी के लिए जो आएगा डिफरेंस, या इसको हम लिख सकते हैं वी ए सी जो आएगा हमारा, वो आ जाएगा 50 माइनस 50 इक्वल्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो 50 माइनस 50, यहाँ 50 और ये 50 दोनों के बीच का, तो 50 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा आ जाएगा 0 डिग्री, मतलब सॉरी 0 आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ज़ीरो वोल्ट। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। W2 वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअली दे रखा है हमारे पास कि पहले W1 था, बाद में क्या हो गया, W2 हो गया, वेबर की यूनिट में दिया है, मतलब फ्लक्स है, ठीक है, मतलब बी की वैल्यू है एक तरह से। तो बोला द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, जो सर्किट में इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखें तो जो आर इक्विवेलेंट है सर्किट का, आर इक्विवेलेंट है क्या है, आर लगा है प्लस कितना है, 4R है, तो ये आ जाएगा 5R ओमेगा। टोटल जो सर्किट का इम्पीडेंस है, मतलब रेजिस्टेंस है, वो कितना हो गया, 5R ओमेगा। तो हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, डेल फाइव बाई डेल टी, जो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, W1 से W2 हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं जो चेंज इन फ्लक्स है कहाँ से, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेट से फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया करंट क्या होगी, तो करंट का फॉर्मूला होता है जो करंट चेंज होती है, तो आई इक्वल्स टू हम उसको लिख सकते हैं माइनस एन डी फाई बाई क्या होता है, डी फाई बाई क्या होता है, आर टोटल, ठीक है, आर टोटल, जो कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और इंटू डी टी के इक्वल होता है, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं माइनस एन बाई आर इक्वल इक्विवेलेंट इंटू मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं जो करंट होगी सर्किट में आई, वो आ जाएगी माइनस एन, ठीक है, और डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई आ जाएगा आर इंटू टी के, ठीक है। तो आर इक्वलेंट कितना था, 5R, तो 5R इंटू टी के। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन पर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इट इज आर, द मीन पावर जनरेट कितना होगा उस रोटेशन के कारण उसमें, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे इंड्यूस्ड है दैट इज बी दिया गया है हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर वायर, तो ये हमारा हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। तो इस तरह के सेमी सर्कुलर वायर है, वो इसको हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें, अबाउट द डायमीटर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रेडियस सपोज करते हैं हम आर है, इस तरीके का है।
अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो ये यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो सब मान के चलते हैं परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इनोवा टू द प्लेन है, प्लेन ऑफ द पेपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जूम कर लो। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये टी टाइम में कि इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो ये टी टाइम में कितना रोटेट कर जाएगा, तो सपोज करो ये जो एक्सिस है और ये प्लेन केस है, ये कितना रोटेट करेगा, ओमेगा टी रोटेट कर जाएगा। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सिस पे देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे सपोज करो इस तरीके का एक्सिस है। ठीक है, और ये जो है ये वाली मान के चलो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, तो ये ऐसा है, तो ये क्या करेगा, अगर इस तरीके से रोटेट करेगा तो ये ओमेगा टी एंगल रोटेट कर जाएगा कि नहीं, ये जो होगा यहाँ से ओमेगा टी एंगल रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये एंगल कितना रोटेट कर गया, सपोज करो ये प्लेन के साथ कितना एंगल रोटेट कर गया, ये वाली जो लाइन है इसके साथ ये रोटेट कर गया, ओमेगा टी रोटेट कर गया है। तो ये वाली जो एंगल बन रही है वो कितना बन रही है हमारे पास, ये ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और टी टाइम में तो ओमेगा टी रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ओमेगा टी, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो पहले क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, लेकिन अब कितना हो जाएगा जब ओमेगा टी रोटेट कर गया तो यहाँ से ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया होगा, कितना, सपोज करो ये आउट ऑफ द पेपर वाला पॉइंट है। ठीक है, मतलब तो इससे कितना पे होगा, ओमेगा टी पे, मतलब ये बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी एंगल बनाएगा। ठीक है, बी का डायरेक्शन नीचे है। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनाएगा, ओमेगा टी एंगल बनाएगा, या फिर बी के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एरिया वेक्टर का, ये जो एरिया वेक्टर ए है इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, ये वाला लाइन अगर सपोज करो वर्टिकली अपवर्ड लाइन है और ये लाइन क्या है, प्लेन ऑफ द पेपर पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। तो आई होप आप ये चीज़ विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, बी डॉट ए लिखते हैं। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे जब ये ओमेगा टी रोटेट कर गया होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, फाई इक्वल्स टू, और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड लिखते हैं वो हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो लिखेंगे, इंड्यूस्ड, वो क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी लिखते हैं। और ये देखो, ये अगर आप एंगल देखोगे तो ये हमने बी को नीचे लिया है और ये कॉस ओमेगा टी ऊपर होगा, तो इसका जो कंपोनेंट होगा माइनस में आएगा इसके साथ, क्योंकि 180 माइनस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस वी ए कॉस ओमेगा टी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो इतनी बातें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस डी फाई अपॉन डी टी आ गया, तो जो ई एम एफ इंड्यूस लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी टी, और डी फाई को क्या लिखेंगे, माइनस वी ए कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई इक्वल्स टू आ जाएगा डी अपॉन डी टी। ठीक है, बी और ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्योंकि एरिया जो ये सेमी सर्कल का है ये तो कभी चेंज नहीं करेगा, अगर इसके रेडियस स्मॉल आ रहे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, इसकी एरिया हो जाएगी हमारे पास ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, और ये कॉस ओमेगा टी हो गया। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी ए, और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, निगेटिव में साइन आएगा तो ई इक्वल्स टू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। चलो, तो कॉस, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, करंट, तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो इसको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के डायरेक्शन में इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो नेगेटिव साइन को हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जो ईएमएफ होता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, बस ये नेगेटिव साइन बस उसको दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करता है। तो करंट जो होगा उसमें क्या होगा, ई अपॉन आर के बराबर होगा, तो ये अगर हम लिखेंगे बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, करंट आ जाएगा। तो अब एक चीज़ देखो, आई इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी का टर्म आ गया, और जहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू है बी ए ओमेगा अपॉन आर। ठीक है,
ये पीक करंट है हमारे पास। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीन पावर कितना जनरेट होगा। तो मीन पावर जनरेटेड जो होता है वो क्या होता है, मीन पावर जनरेटेड। देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि इसमें जो होगा करंट, ठीक है, किसमें, इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जिस भी डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या होगा, जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी, अभी ये इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, धीरे धीरे ये एरिया वेक्टर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, ये जो वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो एसी टाइप का करंट इंड्यूस होगा इसके रोटेशन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन पावर जनरेटेड होगा, तो एसी करंट के लिए मीन पावर जनरेटेड क्या लिखते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पीक करंट आया, तो आई आर एम एस क्या होता है, हमें पता है कि पीक अपॉन √2 होता है, तो आई नॉट अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू बी ए ओमेगा अपॉन आर है, तो ये हो जाएगा 1/2 1/√2 का स्क्वायर बी ए ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। तो 1/2 हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/8 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि एक आर तो कैंसिल हो जाएगा ना इससे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8r। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ऊपर वाले टर्म को, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 8r लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सी मैच करी, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पाई आर है तो ये ध्यान रखना, ये पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 8r, ठीक है। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सी से 2C हो रहा है तो वो कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। एल से कितना बढ़ेगा या कम होगा जो भी है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखें LCR सर्किट की बात कर रहा है, मतलब एल है हमारे पास, फर्स्ट में एल था, सी था और आर था, ठीक है। ये एल है, ये सी है, ये आर है। सेकेंड में बोल रहा है कि एल की वैल्यू पता नहीं कितनी है, लेकिन सी जो था वो कितना हो गया, 2C हो गया, और आर आर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बात कर रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकेंड। तो यहाँ पर देखें तो फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है अगर वो सेम है तो LC जो है टाइम कांस्टेंट जो है सेम रहना चाहिए। टाइम कांस्टेंट क्या होता है LCR सर्किट का, LC। तो LC जो है कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट शुड बी कांस्टेंट। तो LC जो है कांस्टेंट करने के लिए क्या करना होगा, अगर LC कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LC इक्वल होगा जो नया वाला LC होगा उसके, तो नया वाला L लेट्स से L डैश होगा, और C जो हमारा कितना हो गया 2C, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखें तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो L डैश होगा, क्योंकि C से C कैंसिल आउट हो गया, तो L डैश जो होगा वो किसके इक्वल होगा, L/2 के। तो हमें ये आंसर मिल गया है, यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो अगर देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन में देखें तो जो ए ऑप्शन है A इक्वल्स टू L/2, मतलब जो इंडक्टर है उसको हाफ होना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी L की, वो क्या हो जाएगी L/2, और ये R ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन बोल रहा है एक मेटल कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ दे रखी 1 मीटर, और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है वो कंडक्टर, ठीक है, वर्टिकली अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, मतलब उसके जो एंड है, लेट से एक रॉड जैसा है हमारे पास, यहाँ पर रॉड है एक तरह से, ठीक है। अब ये जो, इसको इस तरह से बना लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। लेट से ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये रोटेट कर रहा है किसी अपने एक एंड के अलोंग, ठीक है, एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है।
लेट्स से ये वाला ए इंड है और ये बी इंड है, तो ए इंड के अराउंड वो रोटेट कर रहा है और इसके वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है कितना है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा इक्वल टू बोल रहा है क्या है 5 रेडियन पर सेकेंड। बोल रहा है इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज डैश डैश, मतलब बी एच की वैल्यू दे रखे है हमें, वो है 0.2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो बोल रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा या ईएमएफ होगा डेवलप होगा जो दोनों एंड पर कंडक्टर के, वो क्या होगा। तो जब ये रोटेट करेगा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी एच है यहाँ पर, ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा दोनों एंड पर। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जो एल है, लेट्स से एल की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, तो एल इक्वल्स टू कितना है 1 मीटर, ये हमें दे रखा है, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है, दूसरी चीज़ बी एच की वैल्यू दे रखी है, तीन चीज़ें हमें पता है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई होगा, वो क्या होगा, उसका फार्मूला होता है ई इक्वल्स टू होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई होता है 2 के, ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने का। तो यहाँ से आ जाएगा ई इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 जो कि मीटर स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमारे पास ई की वैल्यू आ गई यहाँ पर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा 50 माइक्रो वोल्ट का, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम देखेंगे जो बी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। सो बोल रहा है उसको कितने कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा, ठीक है, उस मोटर फैन को। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम जानते हैं कि अगर मैक्सिमम पावर के लिए अगर देखना है तो जो एक्स एल होगा, किसकी बात कर रहा है वो, एल और सी सर्किट की बात कर रहा है, मतलब इंडक्टर है और क्या है कैपेसिटर है, दो चीज़ों की बात कर रहा है। तो इसका तो वैल्यू हमें दे रखी है 10 हेनरी है, और इसकी वैल्यू बोल रहा है कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी कि जो पावर जनरेट हो कितनी हो 50 हर्ट्ज की, ठीक है, मैक्सिमम पावर। सो यहाँ से देखें तो एक, अगर ये मैक्सिमम पावर के लिए अगर देखें तो एक्स एल जो होगा वो इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स सी के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम मैक्सिमम पावर क्या है इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं, जो सी होगा कैपेसिटेंस होगा वो होगा हमारे पास 1/2 पाई एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल, एल क्या है इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, ठीक है यहाँ पर। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू क्या है 50 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है, स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 50 इंटू 50 या 50 स्क्वायर लिख सकते थे इसको हम, और इंटू 10 हेनरी है हमारे पास, एल की वैल्यू दे रखी है। सो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा जो कैपेसिटेंस होगा सी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 10⁻⁻5, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 0.1 इंटू 10⁻⁻5 फैरड, ठीक है, -5 फैरड के, या इसको माइक्रो फैरड की यूनिट में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइक्रो फैरड, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो डी ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था कि इस फैन में कितना कैपेसिटर लगाएं, कितने का, तो 1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर लगाना होगा, तो उसकी पावर जो इम्पार्ट होगी कितनी होगी 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। देखो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें फेज डिफरेंस गिवन है, फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस है जो वो है π/2, ठीक है। तो ये देखो अल्टरनेटिंग करंट में एसी करंट में, ठीक है, और हमारे पास ईएमएफ ई में जो फेज डिफरेंस है इनके बीच में डेल्टा फाई, वो उसकी वैल्यू है π/2। तो हमें बताना है इनमें से कौन से सर्किट के कंपोनेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है, और ये हमारे लिए 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें पता है ऑप्शन 1, तो हम सारे के सारे ऑप्शन के साथ चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 में हमारे पास है सर्किट के कंपोनेंट रेजिस्टेंस और इंडक्टर, आर होता है रेजिस्टेंस और एल होता है इंडक्टर, ये दोनों हमारे पास कंपोनेंट है सर्किट की, ठीक है।
तो जब हमारे पास सर्किट में रजिस्टर होता है किसी भी सर्किट में, तो उसका मैक्सिमम जो हमारे पास फेज होता है वो होता है लेस देन π/2, मतलब फेज डिफरेंस हमारा 0 से π/2 तक हो सकता है, ना तो 0 होगा ना π/2 होगा। और 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें इंडक्टर भी है, इंडक्टर है तो हमारे पास 0 नहीं होगा, और अगर ये हम मतलब हमारा सर्किट का कंपोनेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट इसमें रखा है Cl, तो हमारे पास अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है उसमें क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है उसमें -π/2, और हमसे सिर्फ पूछा गया है फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई π/2। ठीक है, तो ये मतलब पॉसिबल है, इसमें फेज डिफरेंस π/2 ही होता है। और अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसमें भी फेज डिफरेंस होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो उसमें भी फेज डिफरेंस होता है π/2, तो ये आंसर भी करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये स्टेट भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन था, तो ये स्टेट भी हमारे पास पॉसिबल है, तो हमारे पास ऑप्शन ये आंसर गलत हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑप्शन 4 पे। ऑप्शन 4 में हमारे पास है कंस्टिट्यूएंट्स L और C। जब कोई LC का सर्किट है, L और C सर्किट है, उसमें हमारा फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 से 360 डिग्री, या हम लिख सकते हैं 0 से 2π तक हर एक वैल्यू अचीव कर सकता है वो सर्किट। ठीक है, एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, क्योंकि इसमें भी हमारे पास फेज डिफरेंस π/2 हो सकता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन 1।